नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस दौड़ भाग वाली जिंदगी में इंसान बहुत कुछ पाना चाहता है और इसी बहुत कुछ पाने की लालसा में बहुत कुछ खो भी रहा है, क्योंकि इस जिंदगी में लगातार अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग और खासकर मेंटल हेल्थ की अगर बात करें, उन सीमाओं को हम पार करते जा रहे हैं जिसके कहीं ना कहीं प्रभाव हमारे ऊपर नजर आ रहे हैं। मई माह की अगर बात करें तो पूरे भारत में नेशनल मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है और मेंटल हेल्थ आज के ज़माने में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो इमोशन, जो साइकोलॉजी और कहीं ना कहीं हमारी जो सोशल चीज़ें हैं जो हमें सोचने पर, महसूस करने पर और एक्ट करने पर मजबूर करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए हैं। और यही कारण है कि आज स्ट्रेस, एंग्जाइटी, हाइपरटेंशन और शायद सुसाइड के भी हम शिकार होते जा रहे हैं। और भारतवर्ष की अगर बात करें तो आ, अगर डेटा की अगर बात करें, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की अगर बात करें तो बड़ी तादाद में लोग सुसाइड की तरफ जा रहे हैं और भारत विश्व के उन चुनिंदा टॉप कंट्रीज में आ चुका है जहां पर सुसाइड काफ़ी ज़्यादा हो रही है। इस सबके बीच नेशनल मेंटल हेल्थ और खासकर मेंटल हेल्थ एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट बन चुका है आज के इस दौर में, और लोग कहीं ना कहीं अपने मेंटल हेल्थ को हेल्दी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण ये नेशनल मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ और जो उसका थीम है, इन एवरी स्टोरी देयर इज स्ट्रेंथ, वो थीम कितना महत्वपूर्ण है, इन पर बात करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं जानी मानी मनोचिकित्सक और प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गुंजवानी प्रोफेसर मनीषा स्वरूप कोहली जी। स्वागत है आपका। नमस्कार। मनीषा जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, मेंटल हेल्थ की अगर बात करें आज के समय में कितना महत्वपूर्ण है अपने आप को हेल्दी रखना, खासकर अगर हम मानसिक हेल्थ की अगर बात करें, मेंटल हेल्थ की अगर बात करें। विवेक जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। अब जितना हम कॉम्प्लिकेटेड बनाते जा रहे हैं सोसाइटीज़ को। जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो DSM 1 2 3 था। अब वो DSM इज़ डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल, जो डायग्नोस करेगा कि किस किस्म की माइंड की बीमारियां हैं, कैसे हैं। अब आप देखिए कि जो 4 5 होती थी कि ये सिम्टम नॉर्मल है और ये एबनॉर्मल है। अभी लोग वेराइटी ऑफ एबनॉर्मलिटीज़ पूछ रहे हैं, किस किस्म के पागल हैं, क्या है, ऑब्सेसिव हैं या पेरोनिया है या क्या है। सब चीज़ों का निष्कर्ष एक ही चीज़ पे करते हैं। जब अति कहते हैं कि हो जाती है, जब किसी चीज़ का आपके माइंड की कैपेसिटी है 4 5 चीज़ें करने की और आप ज़रूरत से ज़्यादा 10 15 कर रहे हैं, आपका टारगेट एक लेवल तक होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप। और आप चाहते हैं कि क्योंकि दूसरा बहुत आगे टारगेट अचीव कर गया तो ऑटोमेटिकली अपनी ज़िंदगी को छोड़ के आप उसकी ज़िंदगी को इमिटेट करना शुरू कर रहे हैं। तो ये इम्बैलेंस तो होना ज़ाहिर सी एक बात है। आप एक क्योस का एटमॉस्फेयर देखिए, इंडिविजुअल के अंदर क्योस है, वो क्योस फैमिली के अंदर आ रहा है, फैमिली से वो कम्युनिटी में जा रहा है, सोसाइटी में जा रहा है, और देशों की तो हालत आपने देख ही ली है। तो अगर हम इसको स्टॉप नहीं करेंगे तो ये रुकने वाला नहीं। और मुझे लगता है इससे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब कोई और नहीं होगा जिसमें ह्यूमन जो है वो अपना दुश्मन खुद बन जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह आपने कहा कि इंडिविजुअल अपने भीतर सोचता है और कहीं ना कहीं वो आहिस्ता आहिस्ता परिवार, उसका समाज और पूरे राज्य और पूरे राष्ट्र में फैलता हुआ नजर आ रहा है। क्या इसके पीछे ये कारण है? एक तो जिस आपने जिक्र किया कि देखा देखी, अगर उसके पास 2 गाड़ियां हैं या कोई जिंदगी में अचीव कर रहा है तो मैं क्यों नहीं? क्या जो एक लाइन ऑफ सेटिस्फेक्शन हमारी जिंदगी में थी वो आपने दरकिनार कर दी है और एक मैड रेस की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, आपने खुद ही सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। जी हाँ, हम मैड रेस की तरफ जा रहे हैं और हमें खुद ही नहीं पता। आप देखें, अगर हमें अपने एक्विनेंटेंसेस के, अपने फ्रेंड्स के फ़ोन आते हैं, तो वो हमें बुलाएँगे, तो हम ऐसा कहते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता, बिज़ी नहीं। अगर हम सारे लोग 1 सेकंड रुक के सोचें, टाइम नहीं है, आप करते क्या हैं? तो देखा जाए कि हम कुछ भी नहीं करते और इनफैक्ट कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। और टाइम नहीं, हमारे पास बहुत टाइम है, बट हम उसकी यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। हम नींद में भी आराम नहीं कर रहे हैं, हमारा माइंड चलता रह रहा है, हम सुबह थके हुए उठ रहे हैं, देयर इज नो फ्रेशनेस। तो ऐसा है कि जैसे हम में से हर किसी ने एक दौड़ लगाई है
और दौड़ खाली हाथों वाली नहीं है, सबके कंधे वजनी हो गए हैं क्योंकि सबने अपने ऊपर बोझ उठाया है, ज़रूरत से ज़्यादा बोझ उठाया है और हम सब थक रहे हैं। लेकिन इसमें शायद कुछ लोग मेरे जैसे लेडीज़ जो हैं, वो ये बात कह सकती हैं कि हम थक गए हैं, लेकिन शायद आपका जो रोल सोसाइटी ने डिसाइड किया है, आप शायद ये भी नहीं कह सकते कि मैं थक रहा हूँ, बिकॉज़ लोग बोलेंगे कि अरे! एक ह्यूमन जो है वो एक मेल होके तुम कैसे थक सकते हो? तो यहीं से तो सब शुरुआत हो रही। मनीष जी, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपने यहाँ पर उठाई है और मैं डाटा के साथ सप्लीमेंट करना चाहूँगा। नेशनल क्राइम ब्यूरो की जो रिपोर्ट है उसमें 2022 का आंकड़े दिए हुए हैं। पूरे भारतवर्ष में लगभग 1,73,000 के आसपास सुसाइड हुए हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि लगभग 1,23,000 22,000 कुछ 700 कुछ जो उसमें से थे लगभग 70% पुरुष थे और लगभग 48,500 कुछ महिलाएं थी। यानी कि एक बहुत लंबा जो डाटा है, एक संख्या पुरुषों की भी है और शायद पुरुषों की अपब्रिंगिंग यही है कि आपको स्ट्रांग रहना है, अपने इमोशंस आपने जाहिर नहीं करने और उसके भीतर जो उथल पुथल चल रही है वो अपने भीतर सीमित है। बंद कमरे में शायद रोता है और शायद अंतिम उसके पास जो करने का है वो सुसाइड करना है। ये एक हकीकत हमारे समाज की आज बन चुकी है। क्या कहेंगे? बहुत गंदी हकीकत है ये, बहुत गंदी हकीकत है जिसके बीज हमारे बचपन में बोए जाते हैं। जैसे भाई है, बहन है, तुम मर्द हो, तुम रो नहीं सकते। तो आजकल का मर्द जो है वो पुकार रहा है, मर्द को भी दर्द होता है और इसमें कोई वो नहीं है। एक लेडी उतनी रेज़िलिएंट हो सकती है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। एक मेल शायद रेज़िलिएंट नहीं हो सकता। जेंडर का कोई रोल नहीं है इसमें, पर्सनैलिटीज़ का रोल है, आपके एनवायरनमेंट का रोल है, आपके जेनेटिक्स का रोल है। आपने अपनी ज़िंदगी में कितने एक्सपीरियंशियल ट्रॉमास फेस किए हैं या अभी तक आपने बिल्कुल आप एक कोकून में रहे हो, सेफ्टी में रहे हो, इन सब का रोल है। तो ये सबका एनालिसिस करने के बाद ही हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किस इंसान पे कितना बोझ। लेकिन विवेक जी, हम अपने बच्चों को एक रैट रेस में भेजी जा रहे हैं। हम खुद ही तो उनको सिखा रहे हैं। अगर आपके पास 10 रुपए हैं, 10 रुपए में आप किसी एक पर्टिकुलर स्कूल में फॉर एग्जांपल अपने बच्चे को भेज सकते हैं, लेकिन ये आप ही का तो सपना था जो आपके अगेंस्ट हो गया कि नहीं, मेरे बच्चा जो है वो मैं 100 रुपए का उधार ले लेता हूँ लेकिन इसको फलां स्कूल में लेके जाता हूँ। अब आपने अपने बच्चे को स्टैंडर्ड में भेज दिया। खैर, स्टैंडर्ड्स की बात नहीं है, स्टैंडर्ड उस 10 रुपीज़ में भी उतना ही था। मुझे लगता है कि जैसे सरकारी स्कूल हैं, तो इतने बड़े पीएचडी क्वालिफाइड टीचर्स हैं, गवर्नमेंट टीचर्स हैं, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी स्कीम्स हैं, लेकिन वो छोड़ के हम एक फॉल्स ईगो, ये हम, मैं अपनी और आपकी बात नहीं कर रही, इवन एक दिहाड़ी पेशा जो मजदूर है ना, मैंने उसके भी सपने देखे हैं कि प्राइवेट स्कूल में ही मैंने अपने बच्चे को डालना है। वहाँ पे शायद एक दुकानदार का, एक बिजनेस क्लास का बच्चा होगा, तो आपने उस बच्चे के कंपैरिजन में उसको लाके बाद में वो बच्चा आप ही से प्यार नहीं कर रहा। बाद में उसी बाप को, उसी इंसान को चोट पहुंच रही है और वो सोच रहा है कि यार, मैं तो 10 रुपए कमा के उसमें से शायद 5 रुपए इस बच्चे पे खर्च कर सकता था, लेकिन मैंने इतना ज्यादा संघर्ष करके इस बच्चे को वहां पहुंचाया और वही बच्चा जो है, सो ये गिव एंड टेक गलत हो रहा है। मुझे लगता है हमें उतना ही करना चाहिए जितना हम कर सकते हैं। हमें उतनी मोटिवेशन अपने बच्चों को देनी चाहिए विवेक जी, कि जिससे कि वो हमारे दुश्मन ही ना बन सके। कसूर उनका भी नहीं है, हम ही उनको सिखा रहे हैं और वो जब मांग रहे हैं तो फिर हमारे पास में है नहीं है और हमारे पास कोई जवाब नहीं है। तो मुझे लगता है थमना चाहिए, हमें सांस लेना है। डेस्टिनेशन पे हर इंसान विवेक जी पहुंचना चाहता है। जब मैं अपना फ्लैट ले लूंगा तब खुशियां आएंगी, जब मेरा बच्चा 10वीं कर लेगा तब खुशियां आएंगी, जब मैं इतना कमा लूंगा तब खुशियां आएंगी। लेकिन वो दिन कभी नहीं आता, क्योंकि जब वो दिन आता है शायद उस चीज की वैल्यू खत्म है। तो मुझे लगता है हमने सीखना है कि सफर खुशी खुशी कैसे करें, कैसे एंजॉय करें। जब हम बहुत छोटे थे, उड़ती तितलियां भी दिखती थी, हमें आसमान में पंछी उड़ते भी दिखते थे, और आजकल हमें कुछ भी नहीं नजर आ रहा क्योंकि हम देख ही नहीं रहे। हम सिर्फ उस टारगेट पे देख रहे हैं, खुली आंखों से हमने अपना बंधन बांध के रखा है, जिसको तोड़ना बहुत जरूरी है विवेक जी। मनीषा जी, इसके इन सब के बीच आज कहीं ना कहीं मोबाइल के हम गुलाम बनते जा रहे हैं और शायद शायद सोशल मीडिया पर हम जो देख रहे हैं मैनिफेस्टेशन उसको अपनी ज़िंदगी में भी कर रहे हैं और उससे भी एक बहुत बड़ा डैमेज
हमारी पर्सनैलिटी, हमारे इमोशंस, हमारी साइकोलॉजी में। आपने एक मुझे लगता है हमने एक प्रोग्राम में उसके बारे में बात भी की थी, अगर आपको याद होगा, कि पहले एक एक कार्टून वर्जन दिखाए हैं। एक वर्जन में वो कान पकड़ के अपने बच्चे को बाहर भेज रही है कि घर के अंदर मत रहो, खेलो फुटबॉल के मैदान में। और मतलब बाहर से अंदर खींच के लेके आ रही है कि बहुत खेल लिया, अंदर चलो। और आज वो उस मोबाइल, उस लैपटॉप से बाहर करती जा रही है कि ये नहीं। पहले लगता था कि बाहर अनसेफ है, क्योंकि कुछ भी बाहर हो सकता है। घर का दरवाजा जब माँ बंद करेगी तो सब सेफ है, पर ऐसा नहीं है। बच्चा अपने ही माँ की आंखों के सामने, अपने ही पिता की आंखों के सामने वो साइबर क्राइम, अब ये हो गया, अब वो क्या हो गया, अब ये हिप्नोटिज्म साइबर का ये चीज हो गया, टू मच ऑफ यूज हो गया, आंखें खराब हो गई, भूख कट गई, नाराजगियां हो गई। 24 घंटे हमारे मोबाइल्स जो एक सायरन की तरह बज रहे हैं, और वो दहशत। अभी आपने पिछले दिनों देखा, हम कितनी जल्दी 4 दिन में हम घबरा गए कि ये है, लेकिन वो सायरन्स जो घर के अंदर बज रहे हैं उसकी तरफ हमारी कोई भी घबराहट नहीं है। सो बहुत ज्यादा इसका फर्क है कि हम उम्र खोते जा रहे हैं। मैं इसको एक चीज टर्म दूंगी कि आप नोट करिए, जो प्यूबर्टी के चेंजेस 8वीं 9वीं कक्षा में होते थे या 10वीं कक्षा में होते थे, वो दूसरी के बच्चे को हो रहा है, वो तीसरी के बच्चे में हो रहा है। ये देखिए रिजल्ट्स बिल्कुल सामने हैं कि वो बचपन कहीं खोता जा रहा है और हमारे हाथ में नहीं रह रहा। और इफ वी आर नॉट गोइंग टू कंट्रोल इट नाउ, अर्थ जो है वो आप खुद देखिए कि हम डिजास्टर की तरफ चलते जा रहे हैं, हर एक को। शायद किसी एक का डिजास्टर कुछ देर के बाद में। और इसमें विवेक जी आपको हैरानगी होगी, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में डेटा की बात की, सबसे वनरेबल इस टाइम पुरुष हैं। आप बोलेंगे कैसे? हम हमेशा बात करते हैं महिलाओं के साथ अत्याचार, महिलाओं के साथ ये हो गया। हाँ, हुआ था, वो भी एक फैक्ट था। लेकिन उस फैक्ट में कहते हैं कि अगर 10 के साथ कुछ ट्रॉमा है, तो वो जो बाकी 20 हैं, जिनको बोला गया कि ये पानी सिर्फ उसी के लिए है जो बेहोश होने वाला हो, लेकिन लोगों ने सोचा कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं तो पानी पहले ले लूं। इसी तरीके से वो टॉर्चर्स नहीं हुए, लेकिन ऑटोमेटिकली हमने गेहूं के साथ घुन पिसने वाली बात हो गई कि इतना ज्यादा। अगर वो 10 ट्रॉमा में थे, तो ट्रॉमा वर्जन मीन्स कि अगर मेरे को तंग किया, या माँ बाप भी लड़की को शादी करके भेज रहे हैं तो कह रहे हैं कि अगर हल्का सा भी किसी ने तुम्हारे आगे बोला तो मुझे बताइएगा। और ये वो बाप माँ बोल रहे हैं जिन्होंने खुद शायद बहुत कुछ उस बच्ची को बोला होगा जब वो लेट आई, जब ये नहीं। तो इस किस्म की जब हम फीडिंग्स दे रहे हैं, नंबर 1 आप खुद देखिए कि एक बच्चे की जर्नी है। एक रिलेशनशिप में आने से पहले, बेशक वो कोई प्यार का रिश्ता बना रहा है या वो शादी के बंधन में बंध रहा है, उसकी खुद से तो पहचान हुई नहीं विवेक जी। वो खुद तो जानता नहीं कि उसे क्या अच्छा लगता है, कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, वो क्या बर्दाश्त कर सकता है, क्या बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसकी दिल की वो जो सुकून भरी जो उसका केव है वो क्या है। और आनंद शानन में वो ऑटोमेटिकली बंधन में बंध रहा है। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने कहा। क्यों? क्योंकि प्यार हो गया और आप अभी समझ ही नहीं पाए। तो इसमें ये एग्रीवेट होती जा रही है। फिर रिलेशनशिप में आए तो 2 टकराव हुआ, और फिर यू डिड नॉट प्लान कि एक तीसरी आत्मा जो कि अब आप दोनों लेके आ रहे हैं, तो बस आने को आगे, और आ भी गया तो वो जो है वो झगड़े का निशाना वो बन रहा है। मैंने काउंसलिंग कर, एक बच्चे की काउंसलिंग, विवेक जी होता क्या है कि प्री नेटल डेवलपमेंट में बार बार कहती हूँ, ये 9 महीने एक आम शख्सियत को माँ का खिताब देती है, इसलिए क्योंकि उसकी सोच का एक एक कण, उसकी खाए हुए निवाले का एक एक कण उस बच्चे की 70% पर्सनालिटी पैदा होने से पहले बना रहा है। तो आप ही तो इसको कस्टमाइज कर रहे हैं। लोग आजकल आइसक्रीम्स और केक्स को कर रहे हैं, दे वांट दिस, बट वो जो उनका अंश होने वाला है, वो जो उनके जाने के बाद भी उनका नाम लेने वाला है, आप उस 9 महीने में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, रफ थिंकिंग कर रहे हैं, एक्स्ट्रा थिंकिंग कर रहे हैं। आप रिलेशनशिप के सुकून में नहीं बह रहे हैं, आप शक के दायरे में हैं, आप कंपटीशन के दायरे में हैं, और वही पैदाइश आपके घर में आ रही है। अब वो बच्चा पैदा हो गया, तो उसी बच्चे के सामने
माँ बाप लड़ रहे हैं थिंकिंग कि ये तो एक छोटा सा नवजात सा शिशु है। पर मैं एक बता दूं, जो 70% माइंड डेवलपमेंट, एवरीथिंग डेवलपमेंट उसका प्रीनेटल में हुआ है, और बाकी के 30 में भी आप उसको बुरी हालत में कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ करने लायक नहीं है, वो अंदर गलत बनता जा रहा है। जैसे ही एडोलिसेंस आती है तो क्लिनिक्स भर जाते हैं हम लोगों के कि बच्चा कहना नहीं मान रहा, ये लड़की रेबेलियन हो गई है, ये लड़का अलग हो गया है, लेकिन भरा आपने कुछ सालों पहले, भुगत आप रहे हैं। सो दिस नीड्स टू बी एंड। मैं आपके माध्यम से हर एक माँ बाप, हर एक इंसान, स्पेशली मैं अपने जो भाई लोग हैं उनको मैं ये कहना चाहती हूँ, डोंट ट्राई टू ओवरडू द थिंग्स, टीच एवरीबॉडी। और जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, अगर बहन काम कर रही है, आप बेटे को भी काम करवाइए। आप उसको ये नहीं बोलिए कि लड़के झाड़ू नहीं मारते, लड़के बर्तन नहीं साफ करते, लड़के बीवी बुखार में है तो उसकी सेवा नहीं करते। ये कॉम्प्लेक्सेस आपके ऊपर ही वापस आ रहे हैं। हम पहले महाभारत में देखते थे, एक तरफ से तीर जा रहे हैं तो उसको रोकने के लिए मिड एयर ही दूसरे आ रहे हैं और वो वापस उसी इंसान को लग रहा है। यही हो रहा है विवेक जी। और अब हम घबराना नहीं है, आंखें खोलने का वक्त है, समझने का वक्त है। हर पुरुष किसी ना किसी रूप में हमारे साथ एसोसिएटेड है, नहीं एसोसिएटेड तो एक दोस्ती का रिश्ता है। हमारे वर्क प्लेस में आप देखें, एक वर्क प्लेस हैरासमेंट टर्म है। मैं कितनी दफा वो देखती हूँ कि वो तो डरे सहमे से वो रहेंगे कि कहीं हम पे कोई इल्जाम ना लग जाए। ये जो है सच में जो भुगतते हैं उनके केसेस को खराब करता है जब हम इसकी ओवर यूज करते हैं। इसी तरीके से जो मेन फोक है, जैसे लॉन्ग बैक सिर्फ जापान में था, आप देखिए हिरोशिमा नागासाकी में क्या हुआ। वहाँ के जो मेन थे उनके ऊपर दायित्व हो गया कि जापान को बिल्ड करना है, वो बहुत फेयरफुल रहे, उन्होंने आर्मी के बगैर उन्होंने सब कुछ अपना करना शुरू, लेकिन वो इतने मसरूफ हो गए कि उनके पास अपने बीवी के लिए टाइम नहीं, अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं। और जब 50 की उम्र में, जब 45 की उम्र में उन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया, तो अब उनको वही बीवी का प्रेम चाहिए, अब उनको वही बच्चे चाहिए। लेकिन आप ही ने तो उन बच्चों को सिखाया कि मेरे पास वक्त नहीं तुम लोगों के लिए, जब वक्त मांगा तो पैसा दे दिया कि ये पैसा लो जाके घुमाओ, ये पैसा लो। अब आपको वो चाहिए तो उनके पास आपके लिए वक्त नहीं। तो इस चीज ने मिड लाइफ में सक्सेसफुल, क्या वो साइंटिस्ट थे, क्या वो उनके ब्यूरोक्रेट्स थे, उन्होंने सुसाइड रेट्स जो है वो इतना हाई हो गया मेन में, तो इसको उन्होंने टर्म दिया वेट लीफ, फॉलन वेट लीफ की फीलिंग थी उनमें। कहते हैं कि विमेन जो है वो मेनोपॉज से, हर जगह हम डॉक्टर्स के पास जाएं तो वो हमारी गलत शलत बातों को भी कह देते हैं, नो मूड स्विंग्स हैं, होता है। बट सेम चीज तो आदमी भी फेस कर रहा है, वो जो सोशल आइसोलेशन, वो नाकामयाबी कि आप अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाए। तो इस तरीके से हमारा जीवन जो है वो जाता जा रहा है। सो टुडेज दिस थिंग इज टू give voice to all the men over there who are listening, and all the women who are related to these men, you know, these men who are really handsome by their minds, that's what. So उनको टॉस करने का भी ये वक्त है, बिकॉज हमारे फादर्स के रूप में है, हमारे बच्चों के रूप में है। सो दिस इज टाइम टू एनकरेज। वाई विवेक जी? क्योंकि मैं परमात्मा का सोचती हूँ कितना खूबसूरत निजाम उनने बनाया है। कुछ ऐसी बेसिक क्वालिटीज उन्होंने विमेन के अंदर दी, और कुछ ऐसी, और उन्होंने बोला कि आप एक दूसरे के संपर्क में रह के एक दूसरे से सीखते जाएंगे। एक छोटा सिबलिंग, छोटा भाई बहन से सीख रहा है, बेटा माँ से सीख रहा है, माँ बेटे से सीख रही है, और इसी तरीके से हस्बैंड वाइफ से सीख रहा है, वाइफ हस्बैंड से। लेकिन एक आर्टिकल पढ़ा जो कहता है देयर आर 2 फादर्स इन द होम नाउ, देयर इज नो मदर। She says I am also earning, I have pocket in my pants, you know, so I can also do. But वो नर्चरिंग क्वालिटी है वो कहीं हमारी जाती जा रही है, जिससे नुकसान हमारा खुद ही है। मनीषा जी, इस महीने का जो थीम है इन एवरी स्टोरी देयर इज स्ट्रेंथ, किस नजरिए से आप इसको डिफाइन करेंगे और कितना महत्वपूर्ण थीम? देखिए अगर हम सुसाइड के इसमें हम देखिए, एक टाइम आता है, अगर आप देखिए किसी भी किस्म का क्राइम हो, हम सुसाइड को भी जो बच जाए तो उसको एज एन क्रिमिनल ही लिया जाता है कि तुमने ये कोशिश किया। तो वो एक मूवमेंट का स्पार्क होता है, वो रिएक्शन होता है, वो रिस्पॉन्स नहीं होता। और उसका 90%, इस 70% आपने कहा आदमी लोग करते हैं, इनके रीजंस डिफरेंट होंगे, लेडीज के रीजन कॉजेज डिफरेंट होंगे। मेन की
वो जो है नाकामयाबी, जो बचपन से उसका एक आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट बन गया। तुमने इतना कमाना है, तुम कमाओगे, बड़ी पोस्ट पे जाओगे, अच्छी लड़की बहू बन के आएगी, हमें सुख आराम मिलेगा। तो जिस रिश्ते की नींव लालच भरी नहीं लगती क्या? माँ बाप लालच नहीं, वो बेटा किस लिए चाह रहे हैं? इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने देश को एक बेटा फौजी बना के देना है, वो बेटा इसलिए चाह रहे हैं कि ये बेटा बड़े होके उनकी सेवा करेगा, अपने साथ एक बहू लेके आएगा, वो भी उसकी उनकी सेवा करेंगी, उनका घर भरा पड़ा रहेगा क्योंकि उनके मुताबिक। बट आज ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। आज बेटा भी आपको बाहर भेजना है, बेटी भी आपको भेजनी है, क्योंकि आप जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट, इतना सब कुछ सोसाइटल स्ट्रेस है कि पेरेंट जो है वो झुक नहीं सकते, वो टूट नहीं सकते, वो बेजुबानी नहीं कर सकते। आप पोस्ट सुसाइड, मैंने अपने क्लिनिक में केसेस देखे हैं कि अभी इनकी काउंसलिंग करो, ये 3 दफा कोशिश कर चुका है, बचता है, फिर बाइक इतनी तेज चलाता है कि ट्रक के नीचे आ जाता है। जब मैं उसके साथ वो डील करते करते, एक इमोशनल अटैचमेंट फॉर्म करते करते मैं ये देखती हूँ कि कॉज जब तक मैं खत्म नहीं करूंगी, कितनी दफा ये माँ बाप उसको बचाएंगे, इसकी रखवाली करेंगे। तो वो कॉज की डेप्थ बहुत आसान है। आई एम स्ट्रेंजर टू दैम एज एन काउंसलर। बस उसका हाथ पकड़ के उसको कहना कि मैं हूँ, जब भी वैसी थॉट हो। क्या हम सब अपनों को मैं हूँ कहते हैं? क्या हम, जब वो कहता है मैं मर जाऊंगा, क्या हम आगे से ये तो नहीं कह देते कि हाँ जाके मर? कई दफा ये शब्द कुछ लोग सह जाते हैं, कुछ लोग सह नहीं सकते। अभी 4 दिन पहले विवेक जी, जिधर मैं रहती हूँ, बाहर देखा बड़ा शोर था, सुबह कॉलेज जाने का टाइम था, गाड़ी बाहर निकालना मुश्किल था, देखा एम्बुलेंसेस खड़े हैं। अपने किसी को भेजा कि जाके देखिए, तो कहता है दीदी सामने जो झुग्गियाँ हैं उनमें कल 21 साल के एक लड़के ने, वो सामने जो आम का पेड़ है उसके साथ टंग के उसने सुसाइड कर लिया। तो मैं सहम के बैठ गई, 21 साल का बच्चा, क्या हुआ? फिर जब ऐसे पता किया तो पता चला माँ और बच्चों की बहस हो रही थी। माँ ने कुछ अपशब्द कह दिए, बच्चे के में सहने की ताकत नहीं थी। एक दिन पहले गांव से आया था, आके किसी बात पे भाइयों का, माँ का झगड़ा हुआ। जब सब सो गए तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने बहन का ही दुपट्टा लिया और आम के पेड़ के साथ सुबह जब कोई उठा तो देखा गया। एक पल, और उसके बाद मैं ऑब्जर्व करती रही, एक मनोविज्ञानी के तौर पे माँ का चेहरा, बाकियों का चेहरा, कुछ दिनों के बाद सब भूल गए विवेक जी। तो किसी का कोई नुकसान नहीं होता, और बहुत नुकसान भी होता है, जाने वाला चला जाता है। और अगर आप रिलीजियस पॉइंट्स से भी देखिए तो कहते हैं जब तक अपने भोग आप भोगते नहीं हैं, जन्म जन्म आते जाएंगे और मुश्किलातें और बढ़ती जाएंगी। सो इस तरीके से अगर एक गांठ है तो अभी खोलिए, और सब पुरुषों को कि बोलिए, बोलने से रुकिए नहीं। आप सोचते हैं कि बोलूंगा तो शर्मनाक बात होगी कि ये है, अगर रोने का मन है तो रोइए, बिकॉज रोना जेंडर बायस नहीं है। अगर आपका घर बच सकता है, और सबसे पहले आप अगर बच सकते हैं तो लीजिए। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई भी रिश्ते में परेशान है, बोलिए, उस बोलने से आपकी समस्याएं हल होंगी। और ये मत सोचिए कि आप गिविंग एंड पे हैं, पति परमेश्वर है। परमेश्वर अगर इंसान ही बन जाए तो मुझे लगता है बहुत चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। आप किचन में हेल्प करिए, आप संडे रिलैक्स करिए, आप छोटी छोटी चीज़ें नहीं कर रहे। और बूंद बूंद छोड़ के, आज मुझे लगता है ये प्रोग्राम जो देख रहे होंगे ना मिडल लाइफ वाले, उनको ऐसे लग रहा होगा मैं उनकी कहानी बता रही हूँ, क्योंकि हर घर में एक शख्स ऐसा है जो अपने मुंह का निवाला निकाल के अपने बच्चों को दे रहा है। और एक वक्त आएगा वो बच्चे बोलेंगे तूने हमारे लिए किया ही क्या? क्यों? क्योंकि उस आने वाले वक्त के मुताबिक वो अच्छा नहीं होगा। उसने शायद मारुति 800 लिया होगा, तो उस टाइम में उसको कोई और कार चाहिए। उसने शायद अपने घर में मार्बल डाला होगा, तो उस टाइम में शायद उनको वुडन फ्लोरिंग्स चाहिए होंगी। इसलिए निवेदन, बच्चे ने तो वैसे भी वो होना है। और आजकल एक और सिंड्रोम आया है, एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। हर घर जो है वो अकेलेपन को बर्दाश्त कर रहा है, गलियां सूनी हो गई हैं। पिछले दिनों तालाब तिल्लो की तरफ किसी के घर मिलने गए, तो उन्होंने कहा मैडम इस गली में 10 घर हैं, सबके बच्चे दो दो ये करके चहकता महकता मोहल्ला था। आज वो बुजुर्ग अकेले हैं, किसी का बच्चा न्यूजीलैंड में है, किसी का ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये बुजुर्ग, तो वो बुजुर्ग सुसाइड नहीं कर रहे हैं, नोटेड बात, क्योंकि उनकी पेरेंटिंग डिफरेंट हुई है, उनकी परवरिश डिफरेंट है। और जो
हम परवरिश दे रहे हैं वो ऐसा है कि टच मी नॉट, तुम्हें कुछ हो ना जाए। माए, एक कंप्लेंट आई कि बच्ची बच्ची में झगड़ा हुआ तो दूसरे की माँ कंप्लेंट लेके आ गई कि मेरी बच्ची को ये, तो इतना टेंडर आपने बना लिया, ओवर इन्वॉल्वमेंट करना शुरू कर दिए हैं और बचपन को हमने कहीं कहते हैं अपने बच्चों का बचपन छीन लिया है। जी जी। मुझे बिल्कुल संक्षेप में मैं आपसे जानूंगा, एक समाधान क्या हो सकता है? क्योंकि जो मुझे लग रहा है कि पेरेंटिंग में कहीं ना कहीं फॉल्ट है, उन फॉल्टी लाइन्स को एड्रेस करने की ज़रूरत क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, लॉन्ग टर्म की खुशियों से बेटर है कि छोटी खुशियां आज की हैं उनको आपस में हम बांटें और मैनीफोल्ड इंक्रीज होते हैं। विवेक जी, मेरे कुछ फ्रेंड्स गुजरात में हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी वो ज़्यादा प्रोफेशनली अपने बच्चों का वेट नहीं करते। वो एक उन्होंने एज रखी है कि 20 और 25 के बीच में, 25 नहीं तो 27 के बीच में हम अपने बच्चों की शादी कर दें। हम उनको एक बंधन में डालें, हम उनको रिलेशनशिप्स दिखाएं, हम उनको बताएं और साथ साथ वो सक्सेस स्टोरीज अपनी बढ़ा सकते हैं ज़िंदगी में। हमारे यहाँ पे फिक्स्ड है, स्पेशली फॉर मैन, ये बनना ही बनना है। तुम ये बनोगे तो तुम्हारी हैसियत बढ़ेगी, हमारी हैसियत बढ़ेगी। हैसियत बढ़ेगी तो तुम्हें ऐसा रिश्ता मिलेगा, फिर ऐसा होगा, फिर तुम घर बनाओगे। ये फिर की लड़ाई जो है ना, ये हमसे हमारे बच्चे छीन रही है, ये हमसे हमारे भाई बंधुओं को दूर कर रही है। बाद में रोते रहते हैं, जब वक्त हमें मिलता है तब हम वक्त नहीं, और बाद में हम कहते हैं काश वो वक्त लौट के आए और मैं इस इंसान की जो बार बार मुझसे कुछ कहना चाहता था और मेरे पास वक्त नहीं था सुनने का। सबसे पहले स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट मैन, सो मैं ये उनको कह रही हूँ कि उनके जो रोल्स हैं वो उस रोल को डिवाइड करवाए, उसमें शर्म की कोई बात नहीं है। अगर 50% वो कर रहे हैं, 50% लेडीज करें। अगर लेडीज उनके घर की 70% कर रही हैं और वो 30% ही कर रहे हैं तो वो और करें। बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। हेमोस्टेसिस जो कहते हैं, शिव और शक्ति, जो हम कहते हैं कि राइट साइड हमारी और लेफ्ट साइड जब तक इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी, ऐसा होता ही रहेगा, ये तांडव होते रहेंगे, ये घर टूटते रहेंगे, एंड विच इज नॉट एट ऑल गुड। हर रात सोने से पहले हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। देखिए, एक चीज और मैं आपको बोलूंगी, लेडीज टॉक, दे क्राई, उस वजह से कुछ बीमारी, अब तो वैसा भी नहीं रहा, अब तो वो भी उन्होंने, अभी तक हम कह पाते थे, अभी मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ अबाउट इस चीज के लिए। हार्ट अटैक रेट्स मैन के ज्यादा थे, हैमरेजेस उनकी ज्यादा होती थी, स्ट्रोक्स उनके ज्यादा होते थे, डेथ रेट ज्यादा था, क्योंकि वो प्रेशर प्रेशर प्रेशर। अब आपका संगी साथ है, आप अपना साथ बनाए रखें, बच्चे अपनी किस्मत खुद लेके आते हैं। आप इतना स्ट्रेसफुल मत रहिए कि अपना जीवन खो दें और कल को वो आपको बोलें किया क्या हमारे लिए। सो इसलिए हर कोई अपना अपना जीवन जिए। 3 जनरेशन, और एक इंडिया में बड़ी दिक्कत है, दादा 80 साल का, पिता 60 साल का, या परदादा 80 साल का, दादा 60 साल का, और आप 40 साल के, आपका बच्चा। तो वो फादर सन रिलेशनशिप है, उसके बीच में दादे की भी एक पोकिंग है, उसके बीच में परदादे की भी है। सो हमारा फैमिली सिस्टम अच्छा तो है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें बड़े नहीं होने देता है ना। तो इसमें दो के रिश्ते में जब कोई तीसरा आ जाए तो खलल पड़ जाता है। सबसे पहले रिश्ता अपना खुद का अपने साथ बनाने की जरूरत है। यू शुड नॉट फॉल इन योर आइज। कोई दूसरा क्या कहता है वो अलग सी बात है। जब तक मनीषा या विवेक खुद के लिए दे आर परफेक्ट, तब तक हमारी जिंदगियों में हच्चर नहीं। द पॉइंट इज, इफ Vivek ji is not acting to my expectation, no worries. If I start behaving not as per my requirement, that means अपना दुश्मन खुद बन जाना। तो जो माइंड गॉड ने हमें दिया, परफेक्ट गैजेट, वो बन गया है मिजरी मैन्युफैक्चरिंग मशीन, जो मिजरी खुद क्रिएट कर रही हैं और मौत के शिकंजे में। मौत तो आनी है विवेक जी, एक दिन आनी है, लेकिन लाइफ एंड डेथ इकट्ठे पैर चलते जा रही है, चोली दामन का साथ है इनका। लेकिन जब लाइफ है तो लाइफ की बात करें, जिंदा रहने की बात करें, पॉजिटिविटी की बात करें, और थकिए। थकना दिक्कत नहीं है, आप थक सकते हैं, आप छुट्टी से ब्रेक ले सकते हैं, आप अपने रोल को अपनी वाइफ, अपनी माँ, अपने बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि थकना इज नॉट अ शेम।
सो दैट्स व्हाट आई हैव टू से। और इस समस्या से हम जो जूझ रहे हैं, ये नेक्स्ट टॉपिक तक विवेक जी, मैं चाहती हूँ कि ये जो आपने शुरुआत की एक डेटा के साथ में कि हिंदुस्तान का डेटा, दिस इज वरीसम, दिस इज, आप देखिए कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, कितना सोसाइटल प्रेशर है। सो ये जो है ये दूर करेंगे और हम बताएंगे कि जब वो वाली टॉपिक पे हम दोनों ने बात की थी और आज बात करेंगे कि इस मसले में आई एम स्टैंडिंग पॉजिटिव जी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ी चुनौती हम सबके सामने है। ज़रूरत इस बात की है कि जो खुशियाँ मिल रही हैं उनको शेयर कीजिए, साझा कीजिए, और उस मैड रेस से बचने की आवश्यकता है। ठीक है, आपने अपना लक्ष्य बनाया हुआ है, लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचिए, लेकिन एक संतुष्टि की एक लाइन भी अपनी ज़िंदगी में ड्रॉ कीजिए और अपने लिए जिए और अपने परिवार के साथ उन खुशियों को साझा कीजिए, तो शायद तनाव, हाइपरटेंशन और जो चीज़ें हैं दूर होंगी और एक पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। मनीष जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी प्रोफेसर मनीषा स्वरूप कोहली, प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुंजवानी और जाने माने मनोज चिकित्सक। और खासकर मई की अगर बात करें, नेशनल मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है, और खासकर इस मेंटल हेल्थ की अगर बात करें, एक बर्निंग सब्जेक्ट हम सबकी जिंदगियों में है, और कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम के माध्यम से कई संशय आपके भी दूर होंगे और जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदा दिली से जिंदगी को जिए, तो नए आयाम और नई स्फूर्ति ऊर्जा आपके भीतर आ सकेगी। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।